Hello everyone, welcome to my channel. As you know, we have started chapter 1 from history of class 10th and this is the fourth part of the chapter. तो अभी तक हमने ये जो चैप्टर है जिसका नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इसमें हमने अभी लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था, लिबरल नेशनलिज्म के बारे में और ज़ोल्वेरिन यूनियन के बारे में कि कैसे ज़ोल्वेरिन यूनियन बनने के बाद यूरोप में धीरे धीरे चीज़ें ठीक होने लगी थी। तब अब हम क्या पढ़ेंगे, अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। देखो, नेपोलियन हार गया 1815 में वाटरलू की लड़ाई में। उसके बाद क्या हुआ, यूरोप में एक कंजर्वेटिज्म वाली फीलिंग आई। अब ये जो कंजर्वेटिव्स थे ना, ये क्या बिलीव करते थे कि वापस से मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ जानी चाहिए और सारी पावर चर्च और राजा के हाथ में हो जानी चाहिए। लेकिन कुछ कंजर्वेटिव्स क्या मानते थे कि मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो आनी चाहिए, लेकिन जो कुछ अच्छी चीज़ें नेपोलियन ने इंट्रोड्यूस की है ना, जैसे मॉडर्न आर्मी, एक डायनामिक इकोनॉमी, फ्यूडल सिस्टम को उसने ख़त्म किया था, सेफ्टम दास प्रथा को भी ख़त्म किया था, तो ये सारी चीज़ें नेपोलियन ने अच्छी की थी, तो इसको हमको बदलना नहीं चाहिए, वैसे का वैसे रहना चाहिए। तो उस समय जो यूरोपियन सोसाइटी थी दो भाग में बट गई थी, मतलब कंजर्वेटिज्म आया था लेकिन दो टाइप के कंजर्वेटिव्स हो गए थे। एक कंजर्वेटिव्स चाहते थे कि पूरी तरह से मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आए और सारी पावर चर्च और राजा के हाथ में चली जाए। दूसरे कंजर्वेटिव्स चाहते थे कि मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आए, लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें जो नेपोलियन ने इंट्रोड्यूस की थी वो भी वैसी की वैसी रहे, उनको चेंज न किया जाए। तो जैसे हमारे यहाँ इंडिया में आप देख सकते थे, इसको इंडिया की सिचुएशन से आप थोड़ा सा मैच करके समझ सकते हो। देखो, हम चाहते थे ना कि हमें अंग्रेज़ों से फ्रीडम मिले, लेकिन ऐसा हुआ क्या कि उनके जाने के बाद हमने उनकी किसी भी चीज़ को नहीं अपनाया, ऐसा तो नहीं हुआ ना। हमने इंग्लिश को अपनाया, हमने उनके बहुत सारी अच्छी चीज़ों को अपनाया, है ना। तो ये भी ऐसे ही कुछ कंजर्वेटिव्स भी चाहते थे कि नेपोलियन की अच्छी चीज़ों को अपनाया जाए। तो एक बार नेपोलियन का ये जो लड़ाई हुई थी उसको भी देख लो और जो ट्रीटी साइन हुई थी। देखो, 1815 में 4 यूरोपियन पावर्स थी। कौन कौन सी? ब्रिटेन, रशिया, पर्शिया और ऑस्ट्रिया। इन चारों ने मिलकर नेपोलियन को हरा दिया। कहाँ पे हराया? वाटरलू की लड़ाई में हराया। और इन चारों के बीच में क्या साइन हुई? ट्रीटी ऑफ वियना साइन हुई। ट्रीटी ऑफ वियना जब साइन हुई तो इसके अंतर्गत क्या किया गया, फ्रांस में सबसे पहले बर्बर डायनेस्टी, जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे थी, मतलब जो नेपोलियन से पहले डायनेस्टी थी ना, बर्बर डायनेस्टी, उसको वापस ला दिया गया, वापस से राजा का शासन ला दिया गया, ठीक है। और फ्रांस के चारों तरफ ना स्टेट्स की छोटी छोटी बाउंड्रीज बना गई, मतलब ऐसी स्टेट्स बना दिए गए जो जिनका फ्रांस से कोई लेना देना नहीं था, मतलब जो कि इन 4 यूरोपियन पावर्स के हाथ में थे। उन स्टेट्स को फ्रांस की बाउंड्री की तरह बना दिया गया ताकि फ्रांस अपना एक्सपेंशन ना कर पाए, ठीक है। उसके बाद जो ये कुछ ऐसी जो टेरिटरीज थी जिसको फ्रांस ने जीता था नेपोलियन के साथ मिलके, उन टेरिटरीज़ को फ्री कर दिया गया, मतलब फ्रांस से उन टेरिटरीज़ को छीन लिया गया और इन टेरिटरीज़ को इन 4 पावर्स ने अपने आपस में बांट लिया। 4 पावर्स पता है आपको कौन कौन सी? अभी हमने डिस्कस किया था, है ना। और लेकिन एक अच्छी चीज़ क्या हुई कि जो कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स का था ना, उसको टच नहीं किया गया, मतलब वो वैसे का वैसा रहा, उसके लिए कोई बदलाव नहीं हुआ। मेन इंटेंशन क्या था इन सब चीज़ों को इंट्रोड्यूस करने का, क्योंकि ये जो कंजर्वेटिव्स चाहते थे कि यूरोप में फिर से क्या आ जाए, मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ जाए, जिसको नेपोलियन ने ख़त्म कर दिया था, ठीक है। अब देखो, फिर से कंजर्वेटिव्स आ गए, मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ गई, लेकिन जो ये कंजर्वेटिव्स थे ना, ये बहुत ज़्यादा ऑटोक्रेटिक थे, मतलब बहुत ज़्यादा निरंकुश थे। इन्होंने सबसे पहले क्या किया, सेंसरशिप ला दी, ठीक है, सेंसरशिप ला दी। सेंसरशिप के अंतर्गत क्या हुआ, न्यूज़पेपर, बुक्स, प्ले, सॉन्ग्स, मतलब वो सारी चीज़ें जिनसे फ्रीडम की फीलिंग यूरोप में जाग सकती थी, उन सब चीज़ों पे बैन लगा दिया गया, ठीक है। तो अब देखो, अब फिर से जब आप प्रेस पे फिर से बैन लगाओगे, फिर से सेंसरशिप लाओगे, तो फिर से रिवॉल्यूशन तो होगा ही। तो ये सारी चीज़ें जो कि प्रेस को पे बैन लगा दिया गया था, सेंसरशिप ला दी थी, इसकी वजह से फिर से धीरे धीरे लोगों के दिमाग में
फ्रेंच रिवॉल्यूशन आने लगा। लोग फिर से, लोग कौन, लिबरल नेशनलिस्ट, मतलब ऐसे लोग जो कि लिबरल नेशनलिस्ट थे, वो लोग फिर से रिवॉल्यूशन करने का सोचने लगे। ठीक है, तो अब कौन आए, हमारे रिवॉल्यूशनरीज आए। इनके बारे में पढ़ते हैं। देखो, अब लोगों को क्या डर लगने लगा कि यार ये तो सारी फ्रीडम हमसे फिर से छीनी जाने लगी, फिर से राजा का शासन होने लगा, तो हमारी इतनी लड़ाई करने का फ़ायदा ही क्या हुआ। तो लोगों ने सीक्रेट सोसाइटीज़ बनानी शुरू कर दी। ठीक है, तो सबसे पहले जो सीक्रेट सोसाइटी थी ना, ये जानती थी कि जब तक लोगों में ब्रदरहुड वाली फीलिंग नहीं आएगी, कलेक्टिव आइडेंटिटी वाली फीलिंग नहीं आएगी, तब तक हमें फ्रीडम भी नहीं मिलेगी। तो अगर हम फ्रीडम का स्ट्रगल करना चाहते हैं ना, तो हमें पहले लोगों को कलेक्ट करना होगा, लोगों में थोड़ा सा नेशनलिज्म की फीलिंग भरनी पड़ेगी। उसी में समय हमारे एक इटालियन रिवॉल्यूशनरी आए जिसका नाम था गिसेप मजीनी। ये कई बार जेल जा चुके थे, कई रिवॉल्यूशन इन्होंने किए थे। तो इन्होंने बेसिकली इटली में 2 सोसाइटीज़ बनाई। कौन कौन सी, यंग इटली इन मार्सलिस एंड यंग यूरोप इन बर्न। 2 सोसाइटी इन्होंने बनाई, इन दोनों का नाम आप ध्यान में रखना। इनमें क्या हुआ, यंग लोगों को शामिल किया जाने लगा, और ये यंग लोग कहाँ से थे, पोलैंड से, फ्रांस से, इटली से और कुछ जर्मन स्टेट से। ठीक है, तो बेसिकली इन लोगों में थोड़ा सा कलेक्टिव आइडेंटिटी, लिबर्टी की भावना जगाई जाने लगी, नेशनलिज्म की भावना जगाई जाने लगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हुई। अब क्या था, मेज़नी का ये विजन था कि वो क्या चाहता था कि इटली में और जितनी भी यूरोपियन कंट्री हैं वहाँ पे क्या है, डेमोक्रेसी आ जाए। ठीक है, ऐसा मेज़नी चाहते थे। ठीक है, इसी के साथ ही द एज ऑफ रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ कब, 1830 में, और ये 1848 तक चला, मतलब रिवॉल्यूशंस चलते रहे 1848 तक। तो सबसे पहला रिवॉल्यूशन कहाँ का असर कहाँ पे देखने को मिला, देखो 2 घटनाएं हुई। एक तो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, दूसरा फ्रांस में बोर्बन डायनेस्टी को हटा के कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ला दी गई। और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की किसने लाई, कंजर्वेटिव्स ने लाई। ठीक है, कंजर्वेटिव्स ने क्या किया, बोर्बन डायनेस्टी को ख़त्म करके, सॉरी कंजर्वेटिव्स कह रही हूँ, जो हमारे वो थे रिवॉल्यूशनरीज थे, जो लिबरल रिवॉल्यूशनरीज थे, उन्होंने क्या किया, बोर्बन डायनेस्टी को ख़त्म करके कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लाई। ठीक है, आपने भी पढ़ा ना कि बर्बर डायनेस्टी को कौन लाया था, बर्बन डायनेस्टी को वापस कौन लाए थे, कंजर्वेटिव्स लाए थे। लेकिन जब हमारे लिबरल आए, लिबरल रिवॉल्यूशनरीज आए, तो उन्होंने क्या किया, इन बर्बन डायनेस्टी को ख़त्म करके क्या ला दी, फिर से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ला दी। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब होता है कि राजा का ही शासन रहेगा, मगर राजा एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर काम करेगा, मतलब उसका भी एक संविधान होगा, राजा लोगों के हित को ध्यान में रख के काम करेगा। और इस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का हेड किसको बनाया गया, लुइस फिलिप को बनाया गया। किसको बनाया गया, लुइस फिलिप को। ठीक है, देखो उस समय बात कही थी एक मैटरनिक ने कि जब फ्रांस छींकता है ना, तो पूरे यूरोप को क्या हो जाती है, जुकाम हो जाता है। क्यों, क्योंकि इसका मतलब ये है कि फ्रांस में छोटी सी भी घटना होती है ना, तो उसका असर कहाँ पड़ता है, पूरे यूरोप में पड़ता है। तो यही हुआ था कि अब क्या था, फ्रांस में क्या आ गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गई थी। और उसी समय एक और घटना हो रही थी, कहाँ पे, ग्रीस में, जहाँ पे ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चल रही थी। ग्रीस जो था वो किसके अंडर में था, 15वीं सेंचुरी से ही वो ऑटोमन एम्पायर के अंडर में था। और 1821 में ग्रीस ने अपनी इंडिपेंडेंस की लड़ाई स्टार्ट कर दी। और इसमें ग्रीस के लोगों को सपोर्ट किसने किया, पोएट ने और आर्टिस्ट ने। ठीक है, जितने भी आर्टिस्ट थे ना, उन्होंने और पोएट ने इसका सपोर्ट किया। एक इंग्लिश पोएट थे उस समय, लॉर्ड बायरन, उन्होंने तो फंड तक दिया था इस वॉर के लिए। इंडिपेंडेंस की ये जो वॉर हुई थी उसके लिए लॉर्ड बायरन, जो कि उस इंग्लिश पोएट थे, उन्होंने फंड भी दिया था। ठीक है, और बाद में लड़ाई में भी वो शामिल हुए थे, और उनकी डेथ हो गई थी फीवर की वजह से 1824 में। उसके बाद फाइनली
इन सब की सपोर्ट की वजह से, इस पूरे वॉर की वजह से 1832 में ट्रेटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन हुई। कॉन्स्टेंटिनोपल की ट्रीटी साइन हुई और ग्रीस को इंडिपेंडेंस मिली। ग्रीस एक इंडिपेंडेंट नेशन बना। द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। देखो, लड़ाइयाँ तो यूरोप में चली रही थी और लोगों को अब धीरे धीरे जो नेशनलिस्ट थे ना, जिनको जो नेशनलिज्म को फैलाना चाहते थे, उनको समझ में आ गया था कि सिर्फ लड़ाई लड़ के ही और राज्यों को जीत के ही नेशनलिज्म की फीलिंग नहीं लाई जा सकती। अगर नेशनलिज्म की फीलिंग लानी है तो लोगों को उनके कल्चर के लिए, उनकी आर्ट और पोइट्री के लिए क्या करना पड़ेगा, लोगों को उनके लिए जागरूक करना पड़ेगा। मतलब लोगों में ये फीलिंग लानी पड़ेगी कि वो अपने आर्ट और कल्चर से, अपने नेशन से प्यार करना सीखें। इसी को रोमांटिसिज्म के अंतर्गत रखा गया। तो रोमांटिसिज्म में जो आर्टिस्ट थे या जो पोएट थे, उनको बिल्कुल वो क्रिटिसाइज करते थे किसको, रीज़न को और साइंस को। और उनका मानना था कि रीज़न और साइंस ही सब कुछ नहीं है, हमें अगर जीतना है तो हमें थोड़ा सा इमोशनल और थोड़ी सी फीलिंग्स भी इमोशनल होना पड़ेगा, थोड़ी सी अपने नेशन के लिए अच्छी फीलिंग भी लानी पड़ेगी। और हमें हमारा जो कलेक्टिव हेरिटेज है, जो हमारा कॉमन कल्चरल पास्ट है, जो हमारा नेशन है, उससे हमको प्यार करना पड़ेगा। तो उसी समय एक रोमांटिस्ट थे जो जर्मन फिलोसोफर थे, जिनका नाम था जॉन गॉटफ्राइड। इन्होंने कहा था कि जर्मन कल्चर वहाँ के लोगों से बना है। ठीक है, जर्मन कल्चर वहाँ के लोगों में निहित है। कोई कल्चर कब बनता है, जब लोग उसको फॉलो करते हैं तभी ना। और जो हमारे जो वहाँ के डांस हैं, पोइट्री है, सॉन्ग्स हैं, वो वहाँ की स्पिरिट है, वहाँ की आत्मा है। देखो, कॉमन पीपल को वहाँ उन्होंने डांस वोक कहा है और स्पिरिट ऑफ नेशन को उन्होंने वोक्स गेस्ट कहा है। इसको भी ध्यान में रखना, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या किया था, लैंग्वेज और हेरिटेज पे, लैंग्वेज और कल्चर पे बड़ा जोर देना स्टार्ट किया था। इन्होंने ये जानते थे कि अगर हमें फ्री होना है ना, तो हमें अपने कल्चर को, म्यूज़िक को, लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। और लोगों को, जानते हो, इलिटरेट जो पर्सन्स होते हैं, जो कि पढ़े लिखे नहीं होते, उनको फोक डांस, फोक सॉन्ग्स के तरह से ही, उनकी फॉर्म में ही, मतलब कहानी सुना के, कुछ अच्छी बातें बता के ही उनके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग लाई जा सकती थी। ठीक है, पढ़े लिखे लोग तो नेशनलिज्म की फीलिंग उनके अंदर आ ही रही थी, लेकिन इलिटरेट जो पर्सन्स थे ना, उनके अंदर नेशनलिज्म लाने के लिए ये ज़रूरी था कि हम जो फोक डांस होते हैं, फोक सॉन्ग्स होते हैं, उनको बढ़ावा दें। ठीक है, और जो लैंग्वेज थी, लैंग्वेज ने इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। देखो क्या हुआ था कि पोलैंड में जो पावर्स थी ना, रशिया, पर्शिया और ऑस्ट्रिया, उसने पोलैंड पे क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। ठीक है, भले ही आप देखो पोलैंड के पास इंडिपेंडेंस तो नहीं थी, लेकिन फिर भी पोलैंड में अपनी म्यूज़िक और लैंग्वेज के प्रति बड़ा ही प्यार था। पोलैंड के लोग अपना म्यूज़िक और लैंग्वेज बदलने के लिए तैयार नहीं थे, और यही उनका हथियार बना। ठीक है, देखो, लैंग्वेज को उन्होंने हथियार बना लिया। जब रशिया के लोगों ने पॉलिश लैंग्वेज को हटा दिया स्कूल्स से, कि वो उन्होंने कहा कि स्कूल्स में अब पॉलिश लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, अब रशियन लैंग्वेज को पढ़ाया जाएगा, तो उन्होंने एक तरह से पोलैंड के लोगों पे रशियन लैंग्वेज को क्या कर दिया, थोप दिया। ठीक है, ज़बरदस्ती कहा कि आप लोग अब पॉलिश लैंग्वेज नहीं बोलोगे, आप लोग क्या बोलोगे, रशियन लैंग्वेज बोलोगे। फिर 1831 में कुछ लोगों ने इसके खिलाफ आंदोलन भी किया, लेकिन उस आंदोलन को दबा दिया गया। ठीक है, और लोगों को क्या किया गया, जो लोग भी ऐसा नहीं मानते थे, मतलब जो लोग भी रशियन लैंग्वेज नहीं बोलते थे, उनको कहाँ जेल में डाला जाने लगा, या उनको साइबेरिया भेज दिया जाने लगा। साइबेरिया जानते हो, साइबेरिया ठंडी कंट्री है, वहाँ पे जीना बहुत ही कठिन होता है, तो वहाँ भेज दिया जाता था कि अगर आप रशियन लैंग्वेज नहीं बोलोगे, आप हमारी बात नहीं मानोगे, तो या तो हम आपको जेल में डाल देंगे, या तो हम आपको पनिशमेंट देने के लिए साइबेरिया भेज देंगे। तो ये सारी चीज़ें होती थी, लेकिन फिर भी वो लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ था। पोलैंड के लोगों के साथ बहुत बुरा करते थे रशिया के लोग, लेकिन फिर भी पोलैंड लोगों ने अपनी लैंग्वेज नहीं छोड़ी। उन्होंने अपने लैंग्वेज को ही अपना वेपन बना लिया था। ठीक है,
the use of Polish came to be seen as a symbol of struggle against Russian dominance. अब ये जो था पॉलिश लैंग्वेज का यूज़ करके ये दिखा रहे थे कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हम रशियन डोमिनेंस को नहीं मानते, हम उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। ये सारी चीज़ें समझ में आ रही थी। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।